ठीक है ना। एक सेकेंड सुनिएगा फिर से। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर इन नेचर। पहला ऑप्शन है SF6, ठीक है। इसका म्यू क्या होगा बता, 0 होगा। ये कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर, समझ गया। सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड है XeF2, समझ गया ना। क्या है बताइए, XeF2। तो देखिए XeF2 का स्ट्रक्चर हम ऐसा बना लिए, समझ गया ना। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगा, समझ गया। दो, एक फ्लोरीन ऊपर है एक नीचे है, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, समझ गया ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आपको 3 लोन पेयर दिख रहा होगा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 लोन पेयर दिख रहा होगा, समझ गया ना। और ये तीनों लोन पेयर 120 डिग्री पे है। ऐसा हम आपको स्ट्रक्चर बताए थे, देखिए BF3 का देखिए 3 है, समझ गया ना, 3 है। तो हम क्या किए थे, इसका और इसका जब रिजल्टेंट निकाले थे तो बीच में रिजल्टेंट निकला था, समझ गया ना। इसका और इसका रिजल्टेंट बीच में निकला था और ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल कर दे रहा था। तो यहाँ पे म्यू बराबर 0 आ रहा था। कंपाउंड कैसा था बता, नॉन पोलर, ठीक है। और इधर ध्यान से देखिए, अब इधर क्या होगा, देख इसका और इसका रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो बीच में कहीं आएगा और नीचे वाला ऊपर वाले को कैंसिल कर देगा। तो इसका म्यू क्या आ जाएगा बता, 0 आ जाएगा। ये कैसा हो गया बता, नॉन पोलर, राइट। कैसा हो गया बता, नॉन पोलर, समझ गया। मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को खा गया और 3 जो 120 डिग्री पे है, इस सब का इफेक्ट क्या हो गया बताइए, 0। तो ये कंपाउंड XeF2 कैसा हो गया बताइए, नॉन पोलर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा आप CS2 में क्या है, देखिए इधर CS2, अरे ये तो सिंपल है, म्यू बराबर 0, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, समझ गया, नॉन पोलर, ठीक है ना। अब देखिएगा बचा XeF6, ठीक है। अब इसको बना के देखिए XeF6 को, ठीक है ना। देखिए बना के इस तीनों को जल्दी से कॉपी कीजिए और उसको बना के देखिए, आंसर वही होगा जो बचा वही। लास्ट ऑप्शन है XeF6, ठीक है। क्या बताइए, XeF6। देखिए ये ना एक्चुअली यही पोलर होगा, समझ गया ना। कैसे होगा हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लोन पेयर होने के बावजूद भी, यहाँ देखिए लोन पेयर होने के बावजूद भी कैसा है बताइए, नॉन पोलर है। हम आपको क्या बोले थे, जब लोन पेयर रहेगा ना तो आपको ये चेक करना है कि पोलर है कि नहीं, समझ गया ना, वो चेक करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या है बताइए, 3 लोन पेयर है, 120 डिग्री पे है, तीनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और कैसा बन गया, नॉन पोलर। लेकिन इसमें कुछ और होगा, क्या होगा देखिएगा। XeF6 है ना, F6 है ना, देखिए एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, ठीक है ना। अब देखिए बनाते ही चलते हैं, ये दोनों एक दूसरे को खा गया, समझ गया ना। और इधर देखिए एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, राइट, ठीक है ना। ऐसा हम लोग बनाते थे। और एक इधर फ्लोरीन है और एक इधर लोन पेयर होगा ना, 6 ही फ्लोरीन था ना, एक लोन पेयर रह गया जेनन में। अब ध्यान से आप देखिएगा तो मोरियन, तो ये फ्लोरीन है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, ये मोरियन है, इसका इधर, ऑब्वियसली इसका इधर, समझ गए। इसका देखिए इधर होगा और लोन पेयर का अपना इधर होगा। अगर आप नोटिस कीजिएगा ध्यान से तो आपको कुछ समझ आएगा। देखिए इधर 3 लग रहा है, इधर ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। इधर 3 लग रहा है, इधर 2 लग रहा है, बट ऐसा नहीं है, समझ गया ना, ठीक है ना। ये पाँचों है 72 डिग्री पे अरेंज होता है, लेकिन यहाँ लोन पेयर आने की वजह से क्या होता है बताइए, 5 रहेगा, यहाँ पे एक और फ्लोरीन रहेगा तो क्या होगा, सब 72 पे रहेगा, लेकिन लोन पेयर आने की वजह से थोड़ा एंगल में चेंज आ जाएगा, समझ गया ना, VSEPR, ठीक है ना, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो अब इसमें हल्का चेंज आ जाएगा। और इसमें एक्चुअली ध्यान से देखिए, अगर 5 रहता फ्लोरीन, 1 2 3 4 5, सबका इफेक्ट 0 हो जाता, लेकिन यहाँ तो 3 इधर लग रहा है, 2 इधर लग रहा है, तो इफेक्ट तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, समझ गया ना। तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पोलर, समझ गया ना, ठीक है ना। तो ये कैसा है बता, पोलर है, समझ गया। इसको कॉपी कीजिए। अच्छा, डाइपोल मोमेंट आप लोग को समझ आ रहा है ना बालक, बताइएगा क्या ये आप इस क्वेश्चन को समझ पाए कि नहीं। यस सर समझ रहे हैं ना। माही आप बताइएगा, समझ पा रही हो ना इस क्वेश्चन को। यस सर, समझ रहे हैं ना, चलिए ठीक है। सूरज, इस सब में कोई डाउट नहीं ना है, नहीं है ना, चलिए ठीक है। माइक ऑफ रखिएगा, ठीक है ना। चले देखिए, तो XeF6 हो गया।
देखिए डाइपोल मोमेंट ना आसान टॉपिक है, समझे, बस खाली आपको थोड़ा सा EN आना चाहिए, समझ गया ना। EN मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर वो थोड़ा बहुत भी आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ गया ना। डाइपोल मोमेंट एकदम हलवा हो जाएगा। सर हो गया यहाँ तक। हो गया ना, बना लिए ना सब लोग। फिर लगता है यहाँ कुछ कांड हुआ है, बहुत अभी हल्ला हो रहा था रोड पे। कल रात में भी मर्डर हुआ था। आप लोग भी थोड़ा सा समझ गए ना, मुंह को संभाल के ही किसी से बात कीजिएगा, समझ गए ना। यहाँ का कंडीशन बहुत ख़राब है, समझ गए। नॉर्मल बातचीत में कुछ उटपटांग हो जाता है, गोली ही मार देता है यहाँ पे, क्या बताएं हम। तब रहने लायक जगह ही नहीं बचा है, समझ गए ना। कौन सा बात सर? मतलब यहाँ कुछ भी होता है गोली मार देता है, नॉर्मल बातचीत में, समझ गए। नॉर्मल बातचीत में थोड़ा झगड़ा हो जाता है, मार देता है। तो आप लोग भी अपना थोड़ा मुंह को, समझ गए ना, कंट्रोल करके रखिएगा। अगर मान लीजिए आपका गलती है फिर भी चुप, तब तो चुप ही रहिए। अगर दूसरे का भी गलती है फिर भी चुप हो जाइए, समझ गए ना। हाँ, अगर ज़िंदगी बचाना है तो, समझ गया। बहुत ख़राब कंडीशन हो गया यहाँ का। मतलब सब पागल हो गया है, समझ गया ना। किसी के पास कोई काम धंधा है नहीं, समझ गया। उठ के आता है सीधे गोली मार देता है, कुछ भी होता है तो। चलिए बनाते चलिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, विच हैज़ लार्ज डाइपोल मोमेंट NH3 और NF3 एंड वाई। ठीक है, ये दोनों में ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है और क्यों है, समझ गया ना। इसका आंसर आपको देना है, ठीक है ना। ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है और क्यों है, समझ गया ना। ठीक है, हो गया ना। ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ बता, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में मोर EN कौन सा एलिमेंट है बताइए। ऑब्वियसली नाइट्रोजन है। हाँ सर नाइट्रोजन है। ध्यान से देख, ध्यान से, नाइट्रोजन मोर EN है। और इधर देख, ये है, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, समझ गया ना। और इधर देखिएगा, सावधानी से देखिएगा तो ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, समझे, लेकिन ये ऊपर, समझ गया ना। यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये तीनों जुड़ रहा है और ये ऊपर वाला उसको घटवा दे रहा है, सब्ट्रैक्ट करवा दे रहा है, समझ गया ना। डाइपोल मोमेंट में यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए, ये चारों का चारों एक ही डायरेक्शन में, अगर आप समझिएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, डाइपोल मोमेंट का एडिशन। तो जीता कौन बताइए, ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका, ऑब्वियसली NH3 का। क्यों है, समझ गए ना। चलिए लिख लेते हैं इस बात को। तो देखिएगा, इन अमोनिया NH3 ऑल डाइपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, समझ गया ना। अमोनिया में क्या है बताइए, सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में है, राइट। सो एडिशन टेक्स प्लेस, समझ गया ना। तो क्या होगा बताइए, इसमें एडिशन होगा, समझ गया ना। सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में है तो एडिशन होगा। बट इन NF3 में क्या होगा बताइए, NF3 में डाइपोल हैव अपोजिट डायरेक्शन, डाइपोल हैव अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या है बताइए, डाइपोल का अपोजिट डायरेक्शन है, 3 नीचे 1 ऊपर, डाइपोल हैव अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। डाइपोल का क्या है बताइए, अपोजिट डायरेक्शन है। इस वजह से क्या होगा बताइए, ड्यू टू विच सब्ट्रैक्शन टेक प्लेस, 3 नीचे 1 ऊपर, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, समझ गया ना इफेक्ट। ड्यू टू विच सब्ट्रैक्शन टेक प्लेस, ठीक है। इस वजह से क्या होगा बताइए,
एंड वैल्यू ऑफ NH3 इज मोर, समझ गया ना, इसलिए क्या होगा NH3 का वैल्यू ज़्यादा होगा, समझ गया ना, कॉपी करते जाइए सब। सब्ट्रैक्शन टेक प्लेस, इसमें क्या होगा, 3 नीचे है 1 ऊपर है, सब्ट्रैक्शन होगा, इसमें सब एक ही डायरेक्शन में है तो एडिशन। तो इन अमोनिया NH3 में क्या होगा, ऑल डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है, सो एडिशन टेक प्लेस। बस इन NF3 क्या होगा, डाइपोल हैव अपोजिट डायरेक्शन, 3 नीचे 1 ऊपर, ड्यू टू विच सब्ट्रैक्शन टेक प्लेस, इसमें क्या होगा, घट जाएगा, एंड वैल्यू ऑफ NH3 इज मोर, तो NH3 जीत गया, समझ गया ना। ऊपर नीचे कैसे पता चलेगा कि जाएगा प्लस माइनस? नहीं वो ये जो, जैसे आप ध्यान से देखिए, अमोनिया नाइट्रोजन क्या है, मोरियन, तो ऊपर की तरफ एरो, नाइट्रोजन मोरियन ऊपर की तरफ एरो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोरियन ऊपर की तरफ एरो, समझे। और लोन पेयर का तो अपना एरो इधर होता है, जिधर लोन पेयर का मुंह होता है उधर एरो, समझे। तो ये चारों जुड़ के ऊपर चला गया, और इधर देखिएगा तो मोरियन फ्लोरीन है तो नीचे एरो, फिर नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन है मोरियन, नीचे एरो, नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन मोरियन तो नीचे एरो, समझे। और 3 एरो नीचे है, और लोन पेयर का अपना ऊपर की तरफ होता है, इसका ऊपर है, तो ये तीनों नीचे खींच रहा है, ये ऊपर खींच रहा है, तो क्या होगा, ओवरऑल तो नीचे खिंचाएगा लेकिन इफेक्ट कम जाएगा, समझे। इसलिए इसका डाइपोल कम है, इसका ज़्यादा है। हुआ क्लियर? अच्छा। हाँ। ये हम एरो कैसे लगाते हैं सब लोग समझ पा रहे हैं ना। जैसे देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन में एरो कैसे लगाए, जेनन फ्लोरीन में मोरियन कौन है, फ्लोरीन, ऊपर की एरो, इधर इधर इधर, समझ गए ना, ऐसे, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट आता है जरूर पूछिएगा। माही ये सब कोचिंग में हो गया कि अभी नहीं हुआ है? नो सर, अभी नहीं हुआ है ना, तो अभी सारा सीख लीजिए, समझ गया ना। जब कोचिंग में पढ़ाई होगा तो समझ में आने लगेगा, समझ गया। कोचिंग में अभी क्या क्या हुआ, पीरियोडिक हुआ है, और केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ऑर्गेनिक में IUPAC वगैरह हो गया, और GOC स्टार्ट हो गया था। अच्छा, आइसोमेरिज्म बिना पढ़ाए GOC हो गया था शुरू? नहीं वो पढ़ा दिया, हम बोलना भूल गए। अच्छा, चलिए ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डजंट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसके पास नहीं है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है H2O, दूसरा ऑप्शन है HF, तीसरा ऑप्शन है BeF2, चौथा ऑप्शन है PCl3, ठीक है ना। बालक आपको समझ आ रहा है ना ये सब? यस सर, आ रहा है। ठीक है, दिक्कत होगा बताइएगा जी। इसका कितना है अभी, 5 पेज, 5 पेज अभी पढ़ा दे क्या? नहीं, 5 पेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए पढ़ते जाइए, ठीक है ना। कल कुछ जूम में इश्यू आ रहा था, समझ गया ना, इस वजह से क्लास नहीं हो पाया था। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है विच डजंट है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। इसमें से आपको बताना कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट किसके पास नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा, जैसे पहला स्ट्रक्चर है H2O, ठीक है ना, हम लोग थोड़ा बना के देखते हैं, देखिएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, 2 लोन पेयर होता है पानी में, ठीक है ना। तो वाटर का स्ट्रक्चर ये सब आई होप आप लोग को बनाने आ गया होगा, ठीक है। देखिएगा सावधानी से, हाइड्रोजन का बोलो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, मोरियन ऑक्सीजन इधर, मोरियन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में इधर, देखिए इधर इधर इधर, समझ गए।
ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है ये इधर ऐड हो गया, ये इधर ऐड हो गया, क्या कट के जीरो हुआ? नहीं। तो म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कैसा है बता? पोलर। समझ गया ना। अगला चेक कर एच एफ। ये H2O है। अगला एच एफ चेक कीजिए। समझ गया ना। ठीक है ना, बनाइएगा सब लोग एच एफ। ठीक है ना। डेल माइनस डेल प्लस, समझ रहा है ना। मोडियन क्या है बता? फ्लोरीन है। समझ गया ना। डाइपोल मोमेंट इधर बता। डेल्टा ई एन क्या यहाँ पे जीरो है? नहीं। ये कैसा हो गया? पोलर। समझ गया ना। अच्छा ये देखिए तो बना के BeF2 का देखिए तो, BeF2 बना के देखिए तो ध्यान से। BeF2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखिए इधर। BeF2 राइट। कौन है मोडियन बता? फ्लोरीन ऑब्वियसली। इधर इधर देखिए क्या एक दूसरे को खा गया? खा गया। समझ गया ना। तो म्यू बराबर जीरो। म्यू बराबर जीरो मतलब नॉन पोलर। समझ गया ना। देखिए विच डजंट हैव डाइपोल मोमेंट, तो BeF2 ही होगा। ऐसे PCl3 भी हम चेक कर लेते हैं, देखिएगा। ठीक है ना। PCl3 एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए P लोन पेयर होता है 3 क्लोरीन। समझ रहे हैं ना। 5 इलेक्ट्रॉन होता है नाना पाटेकर। ठीक है ना। अच्छा ये EN पता है ना, इसका 2.1, इसका 3। समझ गया ना। देखिए मोर EN है, मोर EN है, मोर EN है, राइट। ये ऊपर की तरफ एरो। समझ गया ना। कोई दिक्कत इसमें बता? नहीं है ना। बताइए 3 नीचे जा रहा है, 1 ऊपर है, क्या कैंसिल कर पाएगा? नहीं। म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ गया ना। ये कैसा है बता? पोलर है। समझ गया ना। अच्छा हम आपके सामने ना कुछ अभी वर्ड बोलेंगे, इसको थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। देखिए अगर डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर है, क्या है बोलो? अगर डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर है मतलब कंपाउंड कैसा? नॉन पोलर है। समझ गया ना। तो वैसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? अगर डाइपोल मोमेंट जीरो के बराबर है तो वैसे कंपाउंड को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं बताइए? सिमेट्रिकल बोलते हैं। समझ गया ना। क्या बोलते हैं बोलो? सिमेट्रिकल। जैसे ध्यान से देखिए ये कैसा है बता। देखो बीच से हम काटेंगे तो 2 पार्ट में कट गया ना, सिमेट्रिकल है। समझ गया ना। तो सिमेट्रिकल टर्म एक्चुअली ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। समझ गया ना। कहाँ यूज होता है बताइए? ऑर्गेनिक में। ठीक है ना। ठीक है ना। तो म्यू बराबर, अगर डाइपोल मोमेंट क्या है बता? डाइपोल मोमेंट अगर जीरो के बराबर आ गया, कंपाउंड कैसा है बता? सिमेट्रिकल। देख सिमेट्रिकल है। मेनली ये ऑर्गेनिक में यूज होता है सिमेट्रिकल, और इसके बारे में आपको बताया भी जाएगा वहाँ पे। अगर म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर म्यू जीरो के बराबर नहीं है, कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बताइए? अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। ठीक है ना। क्या बोलेंगे बता? अनसिमेट्रिकल। ठीक है ना। ये कहाँ बताइए? ये भी केमिस्ट्री में यूज होता है। समझ गया ना। अच्छा केमिस्ट्री में ना जो सिमेट्रिकल नहीं है अनसिमेट्रिकल हम बोलते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा ये मॉलिक्यूल, देखिए ये मॉलिक्यूल पोलर है तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। समझ गया ना। ठीक है। जिसका म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है वो कैसा है बता? अनसिमेट्रिकल है। समझे केमिस्ट्री में। और बायो में हम क्या वर्ड यूज करते हैं ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। बायो में हम लोग यूज करते हैं, एक सेकेंड, बायो में हम लोग वर्ड यूज करते हैं असिमेट्री। समझ गया ना। असिमेट्री। समझ गया ना। ठीक है ना। एनिमल किंगडम चैप्टर में बताया जाता है असिमेट्री के बारे में। ठीक है ना। बायो में। चलिए इसको जल्दी से देखिएगा सब लोग, कॉपी कीजिए। आप लोग को ना हम कुछ कुछ चीज़ याद करवा देते हैं। ठीक है ना। आज थोड़ा फायदा हो जाएगा।
कॉस का वैल्यू हो सकता है कि आप लोग को निकालने नहीं आता होगा, अगर नहीं आता है तो अभी हम याद करवा देते हैं, समझे। हो जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। हो गया है सर। हो गया ना, लिख लिए। माही लिख ली। हेलो, अरे जिंदा हो ना। सूरज लिख लिए, कोई Yes, दिक्कत नहीं ना sir. है। हेलो हेलो, लिख लिए, यहाँ तक लिख लिए ना सब लोग। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है। हो गया ना, लिखा गया ना। बायो में ना असिमेट्री सेम वर्ड के लिए हम यूज कर देते हैं, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है अनसिमेट्रिकल के लिए असिमेट्री, समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है C6H6 का स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा सा हम ये भी बता देते हैं, देखिएगा। एक मिनट रुक जाइए, फोन हीटिंग हो रहा होगा थोड़ा सा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है, पहला स्ट्रक्चर है अभी C6H6, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताया जाएगा बेंजीन के बारे में पूरा डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा सीख लीजिए यहाँ पे बेंजीन, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा बेंजीन में क्या क्या होता है। बेंजीन का पहली बात स्ट्रक्चर सबको याद है ना, कैसा हम बनाते थे बोलो। तो इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड था तो हम लोग बस गोला कर देते थे, समझ गए ना, ऐसा समझ गया। तो कैसा होता है अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, एक बार बना के बता देते हैं, देखिएगा। यहाँ से बताते हैं, ठीक है ना। देखिएगा कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, राइट, समझ गया ना। पहले तो सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, समझे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ठीक है। अब डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे डालिए, जैसे यहाँ डाल दिए तो यहाँ डालिए, एक यहाँ डालिए, छोड़ छोड़ के, यहाँ डाले तो यहाँ नहीं, यहाँ डाले तो यहाँ नहीं, यहाँ डाले तो यहाँ नहीं, समझ गया ना। अब क्या कीजिए, हाइड्रोजन हर जगह लगा दीजिए, 6 हाइड्रोजन है लगाइए, ठीक है। समझे, तो हाइड्रोजन हम लोग लगा दिए, राइट, समझ गया ना। तो यही है बेंजीन का स्ट्रक्चर, समझे। अब ध्यान से देखिएगा, जो जो हम बोल रहे हैं समझिएगा। देखिए कार्बन मोर ईएन है नीचे, इधर देखिए, इधर कार्बन मोर ईएन है, ऐसा देखो, ये इधर से धक्का मारा, ये इधर से धक्का मारा, दोनों धक्का क्या हो गया बोलो, 0, समझे। ये देखिए, ये इधर से धक्का मार रहा, ये इधर से धक्का मार रहा, मोर ईएन क्या है बता, कार्बन है। इधर देख, ये इधर से धक्का मार रहा, ये इधर से धक्का मार रहा, मोर ईएन कार्बन है, कार्बन, समझ गया ना। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो क्या आ गया बता, म्यू बराबर 0। कंपाउंड कैसा है बता, नॉन पोलर। तो बेंजीन कैसा है बता, नॉन पोलर है, याद रखिएगा, समझ गया ना, भूलिएगा नहीं। बेंजीन कैसा है बोलो, नॉन पोलर है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, समझ गए। अच्छा, आप लोग को कुछ याद हम करवाए थे, याद है ना। जैसे मान लीजिए ये ग्रुप लगा हुआ है, जी मतलब ग्रुप है, यहाँ पे कुछ भी है, मिथाइल उधर कुछ भी है, समझ गए। तो ये कौन सा पोजीशन था बोलो सब लोग, ऑर्थो, ठीक है ना। ये कौन सा पोजीशन था बता, मेटा, याद आ रहा है। ये कौन सा पोजीशन बता, पैरा, ठीक है ना। तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन, समझ गया ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, लिखिएगा डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, क्या बता, डाइपोल मोमेंट ऑर्डर, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट का हम ऑर्डर लिखवाते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, लिखवाते नहीं है, मतलब बना के दिखाना एक्चुअली।
ठीक है ना। अच्छा, ये गोला मतलब समझते हैं ना, डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पोजीशन पे, तो हम बीच में गोला लगा देते हैं। देख, यहाँ क्लोरीन, ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन, देख यहाँ क्लोरीन, पैरा पोजीशन पे क्लोरीन, देख यहाँ क्लोरीन, सॉरी मेटा पोजीशन पे क्लोरीन, अब ये पैरा पोजीशन पे क्लोरीन, ठीक है ना। ऑर्थो, मेटा, पैरा, नाम याद है ना। देखिएगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे है क्लोरीन, समझ गया। तो ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन है, और ध्यान दीजिए 2 क्लोरो है, ऑर्थो डाइक्लोरो, ठीक है, बेंजीन, राइट। नाम बस लिख देते हैं क्योंकि ये पहले पढ़ा चुके हैं। यहाँ देखिए मेटा पोजीशन पे है क्लोरीन, तो नाम क्या पड़ेगा बता, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, समझ गया ना। यहाँ देखिए इसको हम क्या बोलेंगे बता, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है ना, समझ गया ना। चलिए अब आपको इसमें क्या बताना, डाइपोल मोमेंट बताना है। कैसे बताइएगा, देखिए ध्यान से, ये देखो इधर है, हाँ। अच्छा, बता सकते हैं इस सब के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, बता सकते हैं क्या आप लोग, बताओ। बॉन्ड एंगल, हाँ बहुत अच्छा, समझ गया ना, 60, समझ गया ना, 60 डिग्री होगा, क्योंकि 6 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा तो 360/6 क्या आ गया, 60, समझ गया ना। ये क्या आएगा बता, 360 बाई, ये थर्ड पार्ट है तो कितना आ जाएगा बता, 120, समझ गया। 120 इतना, फिर 120 इतना, 120 इतना, 360, समझ गया। इधर देखिए ये 180, ये तो दिख रहा है, समझे, ठीक है ना। देखिएगा इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर, इसका डाइपोल मोमेंट नीचे, समझ गया। तो यहाँ म्यू बराबर 0, समझ गया ना, ठीक है। इसका क्या है 120, इसका क्या है बता 60 है, राइट, समझ गया ना। तो डाइपोल मोमेंट इसका ज़्यादा होता है, समझे, इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका थोड़ा कम, इसका सबसे कम। इसका हम ना थोड़ा सा वो भी लिखवा देते हैं एंगल, ठीक है ना, ताकि आप लोग को याद आ जाए, समझ गया ना। ये कैसे लिखे आप लोग समझे कि नहीं, रुक जाइए, नहीं समझे होइएगा तो हम लिख के बताते हैं। हो सकता है कि कुछ बच्चा शर्मा रहा हो पूछने में, देखिए सावधानी से, ये देखिए, हाँ देखिए, अब समझने का कोशिश कीजिए, कितना डिग्री एंगल बन रहा है बता, देखो 60 डिग्री, समझ गया ना। ये 60 60 60 60 60 60, समझ गया ना। तो कैसे बना है हम आपको बता दिए। अच्छा, ये अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो 60 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, अगर cos थीटा डालिएगा तो इसका सबसे ज़्यादा आएगा, फिर इसका, समझ गया ना। अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो हम आपको ना याद ही करवा दे रहे हैं, समझ गया ना, ठीक है ना। देखिएगा म्यू नेट का फॉर्मूला क्या था बताओ, म्यू नेट का फॉर्मूला था, लिख के बता देते हैं। देखिएगा √μ1² प्लस μ2² प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा, ठीक है ना, cos थीटा। और ध्यान से देखिएगा cos थीटा का कुछ वैल्यू हम बताते हैं। देखिए cos 0 डिग्री क्या होता है बोलो 1, cos 90 डिग्री बोलो 0। देखिएगा cos 120 डिग्री क्या होगा बोलो -1/2, ठीक है। cos 180 डिग्री ये कैसे लिखते हैं आता है ना सबको समझ में, छोड़ो नहीं आता है तो फिजिक्स वाला देख लीजिएगा, समझे। एक सेकंड बस वेट कीजिए, हम ध्यान नहीं दिए थे, वीडियो कट गया था। चले देखिएगा, हाँ तो ये वाला कहाँ तक बताए थे, ये फोटो बता दिए थे क्या, हेलो हेलो, अरे ये फोटो बता दिए थे क्या, कैमरा वो Yes, हाँ चलो देखिएगा, हाँ तो म्यूनेट का फॉर्मूला होता है μ1² प्लस μ2² प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा, समझ गया ना, ये होता है। तो देखिएगा cos 0 डिग्री 1, cos 90 0, cos 120 हाफ, मतलब -हाफ, cos 180 -1। देखिएगा ध्यान से देखिए, जब भी थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है बोलो बढ़ रहा है, ठीक है ना, थीटा जब बढ़ता जा रहा है 0 90 120 ये, तो इसका जो वैल्यू है क्या होते जा रहा है बोलो, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू कम रहा है, 1 से 0 पे गया, अब -आधा, फिर -1, समझ गया, वैल्यू क्या होते जा रहा है बता, डिक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ देखिए थीटा अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, सबसे कम आएगा। यहाँ थीटा 180 डालिएगा तो डाइपोल मोमेंट सबसे कम, अगर थीटा
क्या डालिएगा 120 डालिएगा तो क्या होगा बताइए, डाइपोल मोमेंट जैसे सबसे छोटा थीटा डालिएगा, जैसे 60 डिग्री थीटा, अगर सब ध्यान से थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए थीटा सबसे छोटा जब हम डालेंगे तो वैल्यू क्या होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि दोनों क्या है, अरे ये समझना, म्यू और एंगल क्या है, मेरे कहना ये है कि म्यू और एंगल दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ गया, सीधा समझ लीजिए। डाइपोल मोमेंट और एंगल क्या बता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, समझे, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू देख के पता लग रहा है, समझे। तो आप एक चीज़ देखिए, जिसका एंगल क्या होगा बताइए, जितना कम उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा उतना ज़्यादा, समझ गया। तो इसका एंगल देखिए कितना है 60, तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, इसका थोड़ा एंगल बढ़ गया, डाइपोल मोमेंट कम, इसका और कम गया, समझ गया ना, सीधा आप इस फॉर्मूला से इधर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा आप लोग को अभी हम यही पढ़ा दे क्या, थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ा दे क्या, ये ख़त्म ही हम सोच रहे हैं, डाइपोल मोमेंट आज करा ही देते हैं। कराइए, वो थोड़ी देर पढ़ा दीजिएगा दूसरी। नहीं यही थोड़ा मतलब डबल करके पढ़ा देते, सोच रहे हैं, ख़त्म ही हो जाता डाइपोल मोमेंट, कल से एमओटी स्टार्ट हो जाता, करा दे क्या यही। यस सर। नहीं तो यही करा देते हैं, सूरज यही करा दे क्या कि ऑर्गेनिक करा दे, जल्दी बोलिए। कराइए, यही कराइए, यही करा देते हैं, ठीक है ना, ख़त्म हो जाएगा। चलिए यहाँ तक अगर कॉपी कर लिया, आज हम जितना भी टाइम लगेगा ख़त्म करा देते हैं, ठीक है ना, ये टॉपिक पूरा। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हम लोग के सामने, यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए। इसमें ना कुछ कुछ टॉपिक बचा हुआ है, समझे, छोटा मोटा टॉपिक सब है डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना, तो वो सारा कंप्लीट करा ही देते हैं ताकि कल से एमओटी स्टार्ट हो जाएगा, समझे, मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी, वो थोड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, समझ गया ना, मेन वही है एमओटी, अगर वो समझ गए तो हो गया ऑर्गेनिक खत्म, मतलब सॉरी इनऑर्गेनिक खत्म आपका। उसके बाद जितना भी इनऑर्गेनिक में सब बेसिक सब है, समझ गया ना। चलिए ठीक है ना, सर एक सेकंड थोड़ा ऊपर का दिखा दीजिए ना। चलिए देख लीजिए, पूरा रुक जाइए। के बाद वो एनसीईआरटी का चैप्टर सब होगा ना। हाँ हाँ वो सब एनसीईआरटी वाला है, वो आसान हो जाएगा फिर, समझ गया ना। अगर ये सब आता होगा तभी आसान होगा, अगर ये समझ नहीं आया होगा तब तो गए आप, समझ गया ना, निकल गया इनऑर्गेनिक हाथ से। अगर ये सब आ गया होगा ना आपको तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा अब इनऑर्गेनिक में, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही क्यों ना हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक कितना 7-8 लेक्चर का लमसम रेडॉक्स चैप्टर एक आता है, तो वो पढ़ा देंगे, हो गया ख़त्म, समझ गया ना। आउट हो गई क्या, चलिए छोड़िए, तो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, म्यू नेट तो करा दिए ना, यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है ना, क्या है बताइए H2O2। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, बालक लिख रहे हैं कि नहीं, लिख रहे हैं सर। चलिए ठीक है, बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है। सर को मीठी सोई हुई है सर बगले में, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, मम्मी को कॉल कर। अच्छा चलिए बनाइए, तो H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, ये नाम बहुत बार आएगा, समझ गया। माही आपका क्या छूटा था, कंप्लीट हो गया क्या। हेलो सर ये जो बेंजीन के बगल वाला जो स्ट्रक्चर था, बस एक बार देखना है कि पूरा है या नहीं। अरे ये ग्रुप है, समझ गया ना, कुछ भी ग्रुप रहेगा, समझे, यहाँ ग्रुप रहेगा, ये पोजीशन ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ठीक है ना। चलिए अब बनाइए, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का स्ट्रक्चर थोड़ा यूनिक है, समझ गया ना, ये आपको बनाने आना चाहिए। देखिए H2O2, देखिए H2O2, समझ गया ना, ये स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर 2 होगा, समझ गया ना, ये बना दीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, इसको हम ब्लू पेन से ही बना देते हैं, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लिखते जाइए सब लोग। देखिएगा मोरियन कौन सा है बता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑब्वियसली ऑक्सीजन, इसका अपना, इसका भी अपना डाइपोल मोमेंट, समझे, मोरियन
कौन है बताओ? ऑक्सीजन। समझ गया ना? बताइए क्या लग रहा है? पोलर लग रहा है? बिल्कुल नहीं। समझ गया, ये दोनों इधर है, इधर जा रहा है, ये दोनों इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कुछ भी नहीं है। समझ गया ना? तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, कोई काटने उठने वाला है नहीं। समझ गया ना? तो कंपाउंड कैसा है बता? नॉन पोलर तो नहीं है ना, पोलर है कंपाउंड, ठीक है ना, चार्ज वाला होगा। समझ गया ना? लेकिन अगर आप ऐसे पूछिएगा कि बता एचओ बॉन्ड में क्या होगा, एचओ बॉन्ड में, समझ गया ना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है एचओ बॉन्ड, थोड़ा इसको हम समझते हैं। एचओ बॉन्ड है, समझे? तो हाइड्रोजन का ईएन क्या होता है बोलो? कई बार याद करवाएं, 2.1, इसका 3.5। समझ गया? तो बता क्या डेल्टा ईएन यहाँ पे 0 है? बिल्कुल नहीं। मतलब ये एचओ बॉन्ड भी क्या होगा? पोलर होगा। अगर हम बोलेंगे कि ओ बॉन्ड कैसा होगा बोलो, सबको समझ आ गया होगा, नॉन पोलर होगा। क्यों बोल? 3.5। समझ गया? डेल्टा ईएन डज नॉट इक्वल टू 0। समझ गया? कंपाउंड नॉन पोलर, सॉरी इक्वल टू 0 होगा ना। ठीक है ना? लिख दो। ठीक है, लिखते चलिए सब लोग, ठीक है ना? एमओटी कितने दिन होता होगा? पता नहीं, वो बहुत लेक्चर होगा उसका, हमको लगता है 6-7 लेक्चर लग जाएगा। उतना तो लग ही जाता है। वो 6-7, हाँ, पूरा जब डिटेल में जाएंगे तो उतना लग ही जाएगा। 2-3 दिन तक तो बेसिक ही सिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं, उतना लग जाएगा आराम से। उसके बाद आपका वही बेसिक सब स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कौन सा कंपाउंड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, वही सब आएगा, बेसिक चीज़ सब। तो 20-22 दिन में हो ही जाएगा। हाँ हाँ, जल्दी ही हो जाएगा फिर। पहले आप लोग को हम पूरा पढ़ा देंगे, समझे, इनऑर्गेनिक पूरा 11th का, फिर पूरा 11th का ऑर्गेनिक करा देंगे। समझ गया ना? जो पढ़ाया जाता है, समझे। फिर आपको हम फिजिकल का वो रेडॉक्स रिएक्शन पहले कराएंगे, समझे। इनऑर्गेनिक में फिजिकल का तो अलग क्लास चलाएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं आएगा गड़बड़ा जाइएगा फिर, समझे। फिर अपना 12th का शुरू करा देंगे। रेडॉक्स तक जब करा देंगे ना, तो उसके बाद एक चैप्टर आता है गैस वाला आता है, समझे। तो गैस वाला चैप्टर कराएंगे, बिहेवियर ऑफ गैस, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का हम इक्विलिब्रियम स्टार्ट कराएंगे, और 12th का कोई एक पकड़ लेंगे, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पकड़ लेंगे, समझे। हो गया ना? छाप लिए? चलिए अब देखिएगा, 12th का हम सोच रहे हैं ना पहले ऑर्गेनिक ही करा देंगे आप लोग को, समझे, तब इनऑर्गेनिक। चलिए देखिएगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर रेडी है, समझ गया ना। देखिएगा कुछ और भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, जैसे देखिए इधर C+O, इसका डाइपोल मोमेंट बताना है, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ डाल देते हैं, C2H2 Cl2, ठीक है, डन। चलिए बना के देखिए तो सब लोग। देखिए एक चीज़ हम आपको बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्लोरीन क्या है बता? सेम साइड है, समझे। तो इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं बता? सेम ग्रुप जब सेम साइड आ जाता है, जैसे क्लोरीन सेम साइड है, समझे। मतलब हम क्या बोले बता? सेम ग्रुप सेम साइड, समझ गया ना। तो इसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म। आप लोग को हम चंद दिनों में बस ये सिखाएंगे, इसलिए थोड़ा ये पहले जल्दी पढ़ाएं, समझ गया ना। ऑर्गेनिक में अभी तुरंत आएगा आइसोमेरिज्म में, ठीक है ना। तो यहाँ म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, समझ गया ना। कंपाउंड कैसा होगा बता? पोलर होगा, समझ गया ना। म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, कंपाउंड कैसा होगा बता? पोलर, समझे। अच्छा ये कैसे होगा वो भी सुन लीजिए, देखिए ध्यान से। ये क्लोरीन का नीचे, समझ गया ना, इधर कार्बन मोर ईएन है तो इधर कर दिए क्लोरीन मोर ईएन, इधर देख क्लोरीन मोर ईएन इधर, और यहाँ कार्बन मोर ईएन इधर। तो देखिए ये दोनों इधर गया, ये दोनों इधर गया, कहाँ कटा? कंपाउंड कैसा हो गया बता? पोलर, समझ गया ना। तो ये याद रखिएगा, सिस फॉर्म इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना।
अगर मान लीजिए ऐसा बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, समझे, क्लोरीन है, रुक जाइए थोड़ा सावधानी से बना देते हैं, हाइड्रोजन, इसको ना थोड़ा अजीब गंदा टाइप का बन गया है स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो, सीधा कर देंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ पे मोर ईएन कौन सा है बता, क्लोरीन है, इधर खींच रहा है, इधर भी मोर ईएन क्या है बता, क्लोरीन है, इधर खींच रहा है, देखिए एक दूसरे को खा गया, समझे, यहाँ मोर ईएन है कार्बन, यहाँ भी मोर ईएन क्या है बता, कार्बन है, एक दूसरे को खा गया, समझ गया ना, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा तो एक क्लोरीन नीचे है, एक क्लोरीन ऊपर है, एक नीचे एक ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, क्या बोलते हैं बताइए, ट्रांसफॉर्म, राइट। यहाँ पे क्या हुआ बताओ, सेम ग्रुप अपोजिट साइड चला गया, क्या हुआ बता, सेम ग्रुप अपोजिट साइड चला गया, समझ गया ना, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, समझ गया ना। तो यहाँ म्यू बराबर क्या आ गया बता, 0, कंपाउंड कैसा हो गया बोलो, पोलर, ये इसको खा गया और ये इसको खा गया, मतलब ये वाला नीचे ये वाला ऊपर खा गया है दोनों को, और ये दोनों एक दूसरे को खा गया, समझ गया ना। हो गया ना डन, छापते चलिए सब लोग, ठीक है ना। EN ऑफ B ग्रेटर देन A, हम मान लेते हैं A और B के बीच में बॉन्ड है, समझ गया ना। तो क्या होगा बता, अगर EN B का ज़्यादा है तो इसके ऊपर डेल माइनस, A का कम है तो डेल प्लस, समझ गया ना। देन इस कंडीशन में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अगर आप निकालना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है सुनिएगा, म्यू एक्सपेरिमेंटल, क्या होता है बता, म्यू एक्सपेरिमेंटल मतलब डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल, ठीक है ना, इनटू 100, ठीक है। मतलब हम क्या बोले थोड़ा समझिएगा, जैसे मान लेते हैं EN B का ज़्यादा है, A का कम है, अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगा बताइए, दिया जाएगा, समझ गया, म्यू फिर थ्योरेटिकल आपको लिखना है इनटू 100, समझ गया ना, ठीक है ना। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऐसे निकलता है, राइट। तो और म्यू थ्योरेटिकल हम कैसे निकालेंगे, एक और देखिएगा, म्यू थ्योरेटिकल, रुक जाइए, अब आपके दिमाग में आएगा कि म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकाले सर, तो इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू डी, ठीक है ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना, Q इंटू डी से निकलता है, कैसे निकालते हैं सब सिखाएंगे अभी, थोड़ा बस इंतजार कीजिए, ठीक है ना। म्यू थ्योरेटिकल हम निकाल लेंगे, म्यू एक्सपेरिमेंटल दिया होगा क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट से निकालेगा ना। एक और फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, देखिएगा एक और फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, ये आप लोग याद रख सकते हैं, 16 इंटू डेल्टा EN, ठीक है, प्लस 3.5 डेल्टा EN का होल स्क्वायर, राइट, समझ गया ना। एक क्वेश्चन देते हैं इस पर हम आपको, इफ़ EN ऑफ A is 3.8 and B is 1.8, then calculate percentage of ionic character, ठीक है ना। यहाँ तक सब लोग पहले छाप लीजिए तब बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ तक आराम से छापिए, फिर लगातार क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है ना। अगला टॉपिक रहेगा हम लोग का एनओटी। कितना लगेगा, रुक जाइए, 1 दिन 2 दिन हो गया सर, छाप लिया। 4 दिन लगाएंगे। 4 दिन में हो जाएगा हमको लगता है मोटी, समझ गए ना, 4 दिन में ही हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट लेकिन कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं कर देना, समझ गया ना। डाइपोल मोमेंट का भी और भी क्लास लेंगे, समझ गया ना। डाइपोल मोमेंट का भी और भी क्लास आएगा, तो इसलिए भूलिएगा नहीं है सब, समझ गया ना। डाइपोल मोमेंट का क्लास अभी लंबा चौड़ा चलेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब तक स्टार्ट नहीं होगा डाइपोल मोमेंट चलता जाएगा,
समझ गए ना? ठीक है ना? अगर हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ टॉपिक ना सुनिएगा आप लोग, कुछ टॉपिक ना बुक के स्टार्टिंग में दिया रहता है, समझे? कोई कोई कोचिंग के मॉड्यूल के स्टार्टिंग में, तो वो टॉपिक अभी हम आपको पढ़ाए नहीं है, समझे? वो टॉपिक हम लास्ट में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना? जो मतलब हल्का वाला टॉपिक होता है ना, वो अभी हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, तो लास्ट में पढ़ाएंगे, तो अब घबराइएगा नहीं देख के, समझ गए ना? चलिए देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, अब लगातार क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग, फिर लास्ट में थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना? देखिएगा, इफ़ EN ऑफ A इज 3.8, समझ गया ना? A का EN मान लेते हैं 3.8 है और B का है 1.8, देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। कैसे निकालेंगे देखिएगा, डेल्टा EN बताइए आप, डेल्टा EN कितना है बता? 3.8 माइनस 1.8 कितना आ गया बोलो? 2 आ गया। पहले क्या निकालना है? डेल्टा EN। आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं हम बोलो? 16 इंटू डेल्टा EN कितना है बता? 2 प्लस 3.5 इंटू डेल्टा EN का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, समझ गया ना? कितना आ गया? 32 प्लस 4, ठीक है ना? 7 दूनी 14, कितना आ गया? 46%, ठीक है? चलिए लिखते जाइए। चलिए लिख लिए क्या सब लोग? लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। यस सर, यस सर। लिखिए, आराम से लिखिए, आराम से लिखिए, मतलब जल्दी जल्दी लिखिए। हाँ लिख लिए, लिख लिए? हो गया ना? सब लोग लिख लिए? चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक। हो गया ना? सूरज लिख लिए? हाँ। चलिए ठीक है ना, समझिएगा नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिएगा, क्वेश्चन है, इफ चार्ज ऑफ एटम्स इज 6.2 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट इसको हम बोलते हैं, एंड डिस्टेंस, अभी घबराइएगा नहीं, ये सब देख के समझ गए ना? बिटवीन देम इज, डी क्या बोले थे? डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1.54 एंगस्ट्रोम, ठीक है? देन कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इफ experimental dipole moment is 1.10 डिवाई, क्या क्या दिया है समझिएगा। इफ चार्ज ऑफ एटम्स इज इतना एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज इतना, समझ गया ना? डी कितना दिया बोलो? 1.54 एंगस्ट्रोम। अच्छा, एंगस्ट्रोम को मीटर में कन्वर्ट करने आता है ना सबको? क्या करते हैं बोलो? 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर में आ गया, समझ गया? मान लीजिए अगर आप इसको सेंटीमीटर में ले जाना चाहेंगे तो क्या होगा बोल? 10 से मल्टीप्लाई कर दे, समझ गया ना? क्लियर है? मतलब देखिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है? 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई, शायद हम 10 बोल दिए थे। चले देखिएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बोलो? 1.54 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये क्या है बोलो? इसके बीच का दूरी, समझ गया ना? और म्यू थ्योरेटिकल का अभी हम आपको फॉर्मूला बताए थे। म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकलता था बोलो? अभी बताए थे ना, Q इंटू डी, याद है? अरे म्यू थ्योरेटिकल Q इंटू डी, समझ गया ना? Q इंटू डी है, समझे? तो Q का वैल्यू क्या है बता?
6.2 इंटू 10⁻⁻10 ESU, समझे। और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है बता, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर। तो ये ESU और सेंटीमीटर इसका यूनिट आ गया, समझ गया ना। सॉल्व कीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लमसम आ जाएगा 9.548 इंटू 10⁻10⁸ -18 ESU सेंटीमीटर, समझ गया ना। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, हम आपको क्या बोल रहे हैं, देखिएगा थोड़ा समझिएगा। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे, क्या बताए थे बोलो, म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल, समझ गया ना, इंटू 100, ठीक है ना। तो आपके सामने अभी हम म्यू थ्योरेटिकल निकाले हैं, समझ गए, ठीक है ना। म्यू क्या निकाले हैं बोलो, थ्योरेटिकल निकाले हैं, राइट, समझे। क्या निकाले हैं बोलो, म्यू थ्योरेटिकल अभी हम निकाले हैं। तो म्यू थ्योरेटिकल कितना है बता, 9.548 इंटू 10⁻⁻18 क्या, ESU सेंटीमीटर। लेकिन म्यू एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू क्या दिया है, देखो इधर ध्यान से देखो, इफ चार्ज बिटवीन एटम इज इतना ESU, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इतना एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इफ एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट इज 1.10 डिवाई। अच्छा, 1 डिवाई बराबर कितना होता है, हम आपको बताए थे, 1 डिवाई बराबर होता है 1 इंटू 10⁸8 ESU सेंटीमीटर। पता नहीं आपको याद था कि नहीं, लेकिन ऐसा हम बताए थे आपको, वैल्यू नहीं याद है तो अभी लिख लीजिए, समझ गया ना, याद रखिएगा। तो क्या आ गया बोलो, 1 इंटू 10⁸8 ESU सेंटीमीटर, समझ गया ना। सॉरी 8 लिख दिए ना, -18 होता है, -18 कर दीजिए तो, ठीक है, -18, 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, आप काटते हैं हम लोग, देखिए ESU सेंटीमीटर से ESU सेंटीमीटर कटा, इससे ये कट गया, समझ गया ना। और ये देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1, लमसम 1 ही है, समझ गया ना, 1 डिवाइडेड बाई 1 है लमसम, समझ गया ना, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको 1 के लमसम मान लेते हैं, मतलब एक्चुअली ये 10 के लमसम मान लीजिए, समझ गया ना, 10 के लमसम मान लीजिए। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 क्या आ गया, 10, समझ गया ना। और ये 10, अब ये 10 से थोड़ा कम है तो आंसर थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, 11, समझ गया ना। तो 11.5% आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कुछ बनाते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। एक हेडिंग डालिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है ना, सम इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। इसको तब तक छापिए, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना। कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्डर है डाइपोल मोमेंट का। पहला है CHF3, सेकेंड है CHCl3, थर्ड है CHBr3, फोर्थ है CHI3, समझ गया ना। देखिए ध्यान से देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज़्यादा EN कौन सा है बता, मोस्ट EN, सबसे ज़्यादा EN इसका है, तो EN वैल्यू सबसे ज़्यादा इसका, तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, समझ गया ना, ठीक है ना। यह सबसे सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, NH3, NCl3 और NF3, ठीक है ना। ये तीनों का स्ट्रक्चर सबको आता है ना, रुक जाइए हम बना देते हैं। NH3, ठीक है ना, NCl3, ठीक है ना, NF3, हो गया ना, बनाइए सब लोग। लोन पेयर का अपना डाइपोल मोमेंट होता है, समझ गए ना, ठीक है ना। और बता, मोर EN कौन, नाइट्रोजन, राइट। इधर देख कौन है ज़्यादा EN, बता, फ्लोरीन है ऑब्वियसली,
ठीक है ना। अच्छा इधर ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का 3 होता है, क्लोरीन का भी 3 होता है, बराबर है, समझ गया ना। समझे। देखिए इधर क्या है, सारा डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, समझे, सारा डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है। और इधर तो इधर देखिए लोन पेयर का डाइपोल अपना ऊपर की तरफ है, समझे, और इधर क्या है, नीचे 3 खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है, तो इसमें कैंसिल होगा, इसका अपना डाइपोल है, इसका एक ही डायरेक्शन में है, तो सबसे ज़्यादा इसका डाइपोल होता है, फिर इसका, फिर इसका। अगर वैल्यू बात कीजिएगा तो इसका 0.6 डिवाइड होता है, अगर मशीन से निकालिएगा तब आप नहीं बता सकते। ये 0.24 डिवाइड होता है, इसका वैल्यू समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। ये क्या है बता, म्यू का वैल्यू है, समझ गए ना, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू है। अच्छा डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, समझे, इसलिए ऊपर आप वेक्टर का भी साइन लगा सकते हैं, समझ गए ना, ठीक है ना। वेक्टर मतलब इसके पास डायरेक्शन होता है, समझ गए, समझे। तो यहाँ पे लोन पेयर जो आप देख रहे हैं, ये जो लोन पेयर का डाइपोल होता है ना, ये बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है, समझे। तो ये भी बात आप याद रख सकते हैं, लोन पेयर का डाइपोल बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। लोन पेयर का डाइपोल बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है। इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अरे बोर्ड तो नहीं हो गया ना, थोड़ा देर बस और वेट कीजिए। 3 क्वेश्चन है, उसके बाद एक टॉपिक बस पढ़ाना है। ख़त्म ही कर देते हैं, लगे हाथ, ठीक है ना। इसमें ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होगा वो मतलब किस पे डिपेंड करेगा? इसमें देखिए, इसमें ना एक्चुअली डिपेंड नहीं करता है, समझे। इसमें देखिए, इसमें क्या किए हम लोग, देखिए 4 डाइपोल मोमेंट है, एक ही डायरेक्शन में है, तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा इधर। देखिए एक डाइपोल मोमेंट है ऊपर की तरफ है, समझ गए ना, कैसा है बताइए, ऊपर की तरफ है, समझे, कैसा है बता, ऊपर की तरफ डाइपोल है, और इधर नीचे खींचने वाला कोई नहीं है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है। और इसमें 3 नीचे खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को खाएगा, समझ गए। लेकिन यहाँ खाने वाला कोई नहीं है, और यहाँ सब एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका सबसे ज़्यादा। और इसका जब हम मतलब अपने कॉन्सेप्ट लगा के देखें तो एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका इससे थोड़ा ही कम है। और इसका क्या हो रहा है, नीचे भी खींच रहा है, ऊपर भी खींच रहा है, तो इफेक्ट कम गया, तो ये है, समझे। तो और ये मशीन से निकाला जाता है, समझे, या तो आप कॉन्सेप्ट लगा के पता कीजिए, नहीं तो मशीन से। तो मशीन वाला क्या है बताइए, रियल है, समझे। हम लोग जो निकालते हैं उसमें गलती होने का प्रोबेबिलिटी होता है, समझ गया ना। म्यू एक्सपेरिमेंटल मतलब समझे ना, डाइपोल मोमेंट जो एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया, थ्योरेटिकल मतलब हम लोग अपना कॉन्सेप्ट से निकाले, समझे। तो दोनों में थोड़ा अंतर आ जाता है, समझे। तो जो अंतर आता है वही अंतर क्या है बता, परसेंटेज में परसेंटेज आनी कैरेक्टर। अच्छा एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी पेज में करा दे क्या, इसी पेज में करा देते हैं, देखिएगा 3rd नंबर क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। और इतनी को किधर जगह है, आगे वाला में कराइएगा तो साफ साफ दिखेगा। नहीं एक ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखिएगा, इसके पीछे कुछ रीजन है। रीजन लेकिन मेरे कॉपी में नहीं बचा। कोई बात नहीं, चलिए देखिएगा, यहाँ PS3 और NH3 है, तो देखिए P का ऊपर की तरफ है, समझ गया ना, और इसका 2.1 है, इसका 2.1 है, समझ गया ना। देखिए ये दोनों का इफेक्ट तो कैंसिल हो गया, यहाँ तो कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, और लोन पेयर का डाइपोल क्या है बता, ऊपर है, समझ गया ना। और यहाँ देखिए NH3 में, यहाँ NH3 का स्ट्रक्चर बना है, यहाँ PS3 का है, तो NH3 में सारा का सारा डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, और यहाँ डाइपोल मोमेंट तो एक ही डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ कम है, खाली लोन पेयर की वजह से है, यहाँ सबके वजह से है, तो डाइपोल मोमेंट NH3 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू PS3, समझे। तो ये मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा अलग क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये मेरा लिखना मजबूरी था यहाँ पे, समझ गए ना, क्योंकि
यहाँ NH3 बना हुआ है PH3, तो फिर से हमको NH3 बनाना पड़ता। सर तो पेज पीछे बचल मतलब बचल नहीं था तो आगे बना दिए। क्या हो गया? अरे आपको कहीं भी लिखिए ना, हमको बनाना पड़ जाता है इसलिए हम यहाँ लिख दिए। कहीं भी लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कोई टेंशन नहीं है, समझ गया। जहाँ मन लिखिए बिना टेंशन के। चलिए देखिएगा, तो 3 क्वेश्चन हुआ, और भी हो कुछ गया सर। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। छाप ली, जल्दी छाप ली माही। हेलो हेलो हेलो, अरे छाप ली, जिंदा हो? सर एक सेकंड। बच्चा सबको गुस्सा भी आता होगा, कितना स्पीड में पढ़ा देते हैं। लेकिन कोई कुछ कह भी नहीं पाता होगा। क्या? ना चलिए देखिए, मजा आता है, बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। CH3Cl, ठीक है ना। अच्छा ये सब ना क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आ रहा है, समझ गया ना। CH3, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ CH2 कर लीजिए, समझे, ठीक है। CH2Cl2, यहाँ CH2Cl2, ठीक है ना। अब देखिएगा एक और लिख लीजिए ऐसे, CHCl3, ठीक है, और एक डाल देखिए CCl4 भी डाल लीजिए, समझे। एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे CCl4 का स्ट्रक्चर देखिएगा, कार्बन 4 क्लोरीन है ना, 1 2 3, समझ गए। यहाँ तो देखिए, यहाँ पे क्या है बता, यहाँ तो म्यू का वैल्यू क्या है बता, म्यू का वैल्यू 0 है, क्योंकि कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, चारों एटम सेम है, तो म्यू का वैल्यू 0 है, समझ गया ना। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा ना, जैसे जैसे क्लोरीन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ना डाइपोल मोमेंट कमता जाएगा। क्या होगा बताइए, एक चीज़ याद रखिएगा, लिख देते हैं हम, जैसे जैसे क्लोरीन इंक्रीज, ये चीज़ याद रखिएगा, हो रहा है, जैसे जैसे क्लोरीन इंक्रीज हो रहा है, समझ गए ना। देखिए क्लोरीन इंक्रीज होते जा रहा है, यहाँ देखिए 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन, वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट कमते जा रहा है, समझ गया, डाइपोल कम रहा है, समझ गया ना, समझे। जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ेगा वैसे वैसे डाइपोल कम जाएगा, समझ गए। ये चीज़ आपको याद रखना है बस, समझे। ऐसा क्वेश्चन है पट से आंसर दे दीजिएगा, समझे। ये चीज़ ना स्टार लगा लीजिए, समझे, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर पाइए, समझ गए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, CH3F, ठीक है, CH3Cl, ठीक है, देखिएगा CH3Br, समझ गया ना, CH3I, समझ गया, ये क्वेश्चन है, समझे। तो आपको बताना है डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। इसका ना आंसर सीधे आप रट जाइएगा, तो ये एम्स में आ रखा है 16 में, इसका आंसर ना आप सीधे रट जाइए, समझे। CH3Cl का सबसे ज़्यादा होता है, Cl वाला का सबसे ज़्यादा है, CH3 फिर F का, समझे, उससे कम है, फिर CH3Br का उससे कम है, CH3I का सबसे कम है। आप बोलिएगा कैसे पता, भाई मशीन से निकाला गया है, समझ गया ना। आपको वैल्यू याद रखना है, समझ गए, यहाँ कॉन्सेप्ट फेल मार देगा। ये दोनों का आंसर आपको याद कर लेना है, समझे। ये दोनों स्पेसिफिक क्वेश्चन ही रट जाना है, समझ गया ना, क्योंकि नीट में अगर आएगा भी तो रिपीट मारेगा यही, समझ गया ना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा फालतू, समझ गया ना। मतलब कॉम्प्लेक्स बना के आ सकता है, समझ गया ना, लेकिन कॉन्सेप्ट हमको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बाहर निकलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, छोटा सा हेडिंग डालिए।
सर ये तो बड़ा हेडिंग हो गया। चलिए ठीक है। ठीक है, आपको अभी हम कुछ कुछ चीज़ लिखवाते हैं, ठीक है ना, आपको रट जाना है। ये अभी जो लिखवा रहे हैं इसको रट जाना है। देखिएगा, पहला पॉइंट, PCL 5, PBR 5, ठीक है, PF 5, ये सब एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, बट PI 5 डजंट एग्जिस्ट। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये एग्जिस्ट कर गया, समझ गया ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों एग्जिस्ट कर गया, समझ गया ना। नहीं तो ऐसे लिख देते हैं PF 5, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एग्जिस्ट कर गया, समझ गया, ये तीनों एग्जिस्ट कर गया, समझे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एग्जिस्ट कर गया, बट आयोडीन एग्जिस्ट नहीं किया, समझ गया ना। क्यों नहीं करता है ये आपको अभी हम बताते हैं। जैसे देखिए, P है, PI 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देखिएगा PI 5 का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, समझे। अगर आप बनाइएगा ना तो आपको कुछ समझ आएगा। जैसे PI 5 है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में, समझे। क्यों नहीं करता आपको अभी समझ आएगा, देखिएगा। मान लेते हैं कि ये आयोडीन का एटम है, बड़े साइज का एटम होगा, समझ गया ना, बड़े साइज का एटम होगा। अरे भाई, आयोडीन क्या है, सबसे नीचे है पीरियोडिक टेबल में, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन वाले में सबसे नीचे है, तो इसका साइज क्या होगा एटम का, बता, बहुत बड़ा है। अब इतना बड़ा साइज होने की वजह से क्या होगा, मारपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये इसको मारेगा, इसको मारेगा, सबको चाटा मारेगा, इतना तेज रिपल्सन होने लगेगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो PF 5, PCL 5, PBR 5, समझ गया, एग्जिस्ट, बट PI 5 डजंट एग्जिस्ट, ठीक है ना। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, समझ गया ना, स्टेरिक रिपल्सन। इस सब के बीच में क्या है बोलो, इतना तेज रिपल्सन होगा जो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। इसी का एक और नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब बाधा, समझ गया ना। या इसी का एक और नाम है स्टेरिक क्राउडिंग, समझ गया ना। क्राउडिंग मतलब क्या हो गया बोलो, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया जो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, समझे। तो ये पॉइंट लिखिए, यहाँ तक सब लोग कॉपी कीजिए, ठीक है ना। नोट्स में तो थोड़ा हम सही से लिख देंगे, अगर आप लोग कॉपी कर लीजिएगा तो। हम थोड़ा सही से लिख देते हैं, ठीक है ना, अरेंज करके। आप लोग लिख चुके होइएगा तो ठीक है, हो गया ना, अब सही दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ सब लोग क्या डालिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, समझ गए, आयोडीन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ अगर नहीं लिख पाए थे तो फ्लोरीन लिखिएगा, यहाँ क्लोरीन। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे SF6 एग्जिस्ट नहीं करता, समझे। देखिए, फ्लोरीन वाला एग्जिस्ट नहीं करता, समझे, बट फ्लोरीन के बाद जो क्लोरीन आता है ये एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन जो आता है ये एग्जिस्ट करता है, समझे, आयोडीन जो आता है वो एग्जिस्ट करता है। आप बोलिएगा ऐसा क्यों करता है, समझे, मतलब SF6 एग्जिस्ट कर, एक मिनट रुक जाए, तो SF6 एग्जिस्ट करता है लेकिन ये तीनों नहीं करता, शायद हम उल्टा बोल दिए थे, सुनिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, देखिए, खाली SF6 एग्जिस्ट करता है, समझे, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ गया ना। ये सारा जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों होगा बताइए, क्योंकि सबका साइज बड़ा हो जाता है, शायद हम उस टाइम उल्टा बोल दिए थे। SF6 एग्जिस्ट करता लेकिन ये सारा एग्जिस्ट नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा बोलो, वही ड्यू टू स्टेरिक झगड़ा, समझ गया, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, समझ गया ना, सब आपस में लड़ पड़ेगा, समझ गया ना। यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है ना। चलिए लिखते जाइए सब लोग। और भी कुछ कुछ कंपाउंड है, जैसे देखिएगा,
थर्ड नंबर आपको हम बताते हैं, जैसे SiF6-2 एग्जिस्ट करता है, बट फ्लोरीन के बाद क्या आता है बोलो? क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के बाद क्या आता है बोलो? फ्लोरीन, क्लोरीन, तब आता है ब्रोमीन, ठीक है ना, तब आता है आयोडीन। ये सारा एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ गया? डजंट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करता है? वही सेम रीजन, डजंट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। समझ गया ना? स्टेरिक रिपल्सन के कारण एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपका छूटा हुआ था तो यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब लिख लीजिएगा, समझे? ठीक है ना। चौथा पॉइंट देखिएगा, AlF6-3 एग्जिस्ट करता है, फ्लोरीन वाला, समझे, लेकिन इसके बाद एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे फ्लोरीन के बाद क्या आएगा? क्लोरीन आएगा, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा बोलो? ब्रोमीन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तब क्या आएगा बोलो? आयोडीन आएगा। समझ गया ना? ये सब नाम आप कभी नहीं सुने होइएगा, समझे, कहीं भी नहीं आया होगा। 10 में तो ऑब्वियसली नहीं आता है, 11-12 में भी आप नहीं सुने होइएगा, समझे। ये सब कंपाउंड क्यों नहीं एग्जिस्ट करता बताओ? स्टेरिक रिपल्सन के कारण, समझे। ये रिपल्सन वाला लॉजिक हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है ना। एक और कंपाउंड है, जैसे देखो इधर स्टार्टिंग वाला एग्जिस्ट कर जाता है, जैसे फ्लोरीन BF4-3 ये एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन इसके बाद जो भी आएगा, जैसे BCl4-, ठीक है ना, BBr4-, ठीक है, BI4-, ठीक है, डजंट एग्जिस्ट। ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? क्यों नहीं करता बोलो? सेम कारण, स्टेरिक रिपल्सन। समझे? चलिए छापते जाइए सब लोग। किसी का छूटा तो नहीं है ना ऊपर का? नहीं सर, नहीं छूटा। ठीक है ना। अब अगला क्लास जो हम लोग लेंगे, क्या चीज़ का क्लास लेंगे बताइए? MOT का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। समझ गया ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि बहुत आसान है, समझे। किसी किसी बच्चे को समझ नहीं आते रहता है, लेकिन है आसान। सर ऑर्गेनिक भी पढ़ाइएगा? नहीं, ऑर्गेनिक नहीं कराएंगे। कहिए तो पढ़ा देते हैं। पढ़ा दीजिएगा तो पढ़ ही लेंगे, दिक्कत वाला कोई बात नहीं। 1 बजे तक भी जग जाएंगे, लेकिन आप सो जाइए जाकर। अरे हम सोते हैं कितने बजे पता है? 4:30 में सुबह में। 4 में पता नहीं, नींद ही नहीं आ रहा है कुछ दिन से, अजीब पागल की तरह सोए रह जाते हैं। अलार्म लगा लीजिए, टाइम सही कीजिए। वो क्या बोलते हैं, नींद नींद नहीं नहीं आ आता। रहा है तो अलार्म लगा लीजिए। अरे नहीं, लाइट चला जाता है, समझे, लगातार लाइट ही चला जाता है। मतलब लाइट, अब जैसे अभी है ना, तो अभी कुछ देर पहले जब क्लास शुरू हुआ था तो लाइट नहीं था, फिर अभी लाइट आया है, समझे, रहेगा, फिर रात में 12 बजे काट देगा, फिर 2 बजे काटेगा, फिर 3 बजे काटेगा, फिर 4 बजे काटेगा, फिर 5 बजे भी काट देता है। हद तो तब हो जाता है, सोने जाते हैं, फिर 7 बजे भी काट देता है। हाँ। सर बर्फ का सिल्ला कई रुपए में देता है वो? पता नहीं, उसी पे सोइएगा क्या? नहीं, सोचे थे आप ले आते हुए पे सूझ जाते, 1 नंबर रहता, लाइन कटे कुछ हो, धरती पे मीटेराइट गिर जाए, इंसान का जाति खत्म हो जाता है, यूनियन नहीं। चलिए लिखते जाइए सब लोग, जल्दी जल्दी लिखिए। एकदम हम हमेशा के लिए नींद पड़ जाएगा। खून सब देह में जाम हो जाएगा। सर जो बर्फ फैक्ट्री में काम करता होगा, अरे कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। कुछ नहीं होता है। ऐसा तो बर्फ फैक्ट्री में ठंडा रहता होगा ना पूरा? ठंडा रहता होगा, पता नहीं, हम गए तो नहीं है, लेकिन नहीं होता होगा कुछ, हम गए थोड़ी है। जहाँ सिल्ला बनाता है बर्फ का, ठंडा तो रहता ही होगा, क्या है कि नहीं तो कुछ और करता होगा, पता नहीं, रहता ही होगा, ठंडा तो रहेगा, तभी तो उतना बड़ा सिल्ला बनता होगा। हाँ वही बात। पता है, जो आप गन्ने का जूस पीते हैं ना, गन्ने का जूस भाई शिकंजी, तो वो जो सिल्ला बनता है उसी से बना देता है। कथी से? वो जो सिल्ला वाला बनता है ना बड़ा सा, वही को फोड़ के डाल देता है, समझे। हाँ, गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए, इधर आइए। वो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, समझ गया ना।
सर कैसे मालूम है पहले 10 रुपया में भी गन्ना का जूस देता था। अब कितना हो गया 20? अब 10 रुपया वाला गिलास नहीं देता है, 20 रुपया वाला खाली देवे करता है, 20 रुपया 30 रुपया। अच्छा ठीक है, लिखते जाइए सब लोग, जल्दी जल्दी छापिए। छाप दिए। छाप लिए।